नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। वीपीएससी की तैयारी हम कर रहे हैं। अप्रैल में आपका पेपर है। आज हम टेस्ट 5 देखेंगे। चलिए ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहे तत्बोधनी सभा कब बनी थी, धर्म सभा कब बनी थी और धर्म सभा को फाउंड किसने किया था, उसके संस्थापक का आपको नाम बताना है और दोनों का ईयर बताना है। तो 1838, 1829, 1839, 1829, 1838, 27 या 39, 27 राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो अगर हम देखें तो इसमें से तत्बोधनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने बनाई थी 1839 में और 1829 में धर्म सभा बनाई थी राधाकांत देव ने। ये बी है। देखिए बेसिकली धर्म सभा जो है राधाकांत देव ने बनाई थी अगेंस्ट ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज का बेसिकली क्या आइडिया था कि जो रिफॉर्म मूवमेंट हमारे यहाँ 19th सेंचुरी में चल रहा था तो ये कास्ट के खिलाफ थे, ये आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ये अर्ली मैरिज जो लड़कियों करा दी जाती थी उसके खिलाफ थे, ये विडो रीमैरिज यानी कि विधवाओं की जो शादी करवाने के पक्ष में थे और गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन में थे। तो इन सब को ये जो बाकी रिएक्शनरी एलिमेंट्स थे सोसाइटी के, वो ये मानते थे कि भाई ये इससे हमारा कल्चर खराब होगा। तो उसके खिलाफ एक धर्म सभा बनाई गई थी इन ब्रह्मो समाजिस्ट के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वुमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ रहा है कि जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, उसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी और दूसरी बात उसको फाउंड किसने किया था। तो आपको ईयर बताना है, जगह बतानी है और किसने उसको फाउंड किया था ये बताना है। 19, 27, 28, 29, 30, इलाहाबाद, कलकत्ता, पुणे, बॉम्बे, सरोजनी नायडू यानी बसंत, या बताइए कौन किसने फाउंड किया था। तो अगर हम देखें तो इसमें से नन ऑफ दी जिसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में फाउंड की गई थी। कहाँ पे? पुणे में। पुणे में महाराष्ट्र में इसको फाउंड किया गया था और ये किसने स्टार्ट करी थी? मार्गरेट कजन और एनी बसंत ने मिलकर स्टार्ट करी थी। मार्गरेट कजन्स भी थे इसमें और एनी बसंत भी थी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आपको इन किसी भी ऑप्शंस में नहीं है। ये मूवमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या करती थी? बेसिकली जो वुमेन कंडीशन है, वुमेन की जो इश्यूज थे उनके खिलाफ ये काम करते थे। तो क्या क्या इश्यूज थे 19th सेंचुरी में जिनके खिलाफ काम हुआ या जिनके सपोर्ट में काम हुआ? सबसे पहले तो जो सती प्रथा का उन्मूलन है, एबॉलिशन ऑफ सती हुआ था, इसके लिए लोगों ने काम किया था। दूसरी बात जो है विडो रीमैरिज यानी कि जो विधवाओं की शादी है उसके लिए काम किया था। तीसरा जो हमारी फीमेल इन्फेंटिसाइड होती थी उसके लिए काम किया था, यानी कि भ्रूण हत्या होती थी छोटे बच्चों, भ्रूण हत्या नहीं कहेंगे उसे, तो फीटिसाइड बोलते हैं, लेकिन इन्फेंटिसाइड मतलब जो छोटी लड़कियां पैदा होती हैं उनको तुरंत मार दिया जाता था। उसके बाद वुमेन एजुकेशन या गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए काम किया था। तो ये 4-5 चीज़ें थी जिनको बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जो संस्था बनी थी उन्होंने उनके लिए काम किया था। चलिए बताइए, भारतीय स्त्री महामंडल, एक ऑर्गेनाइजेशन थी भारतीय स्त्री महामंडल, वो किसने बनाई थी और कब बनाई थी? ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। भारतीय स्त्री महामंडल ये किसने बनाई थी और कब बनाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से पुणे में स्थापना उसकी हुई थी, आपको पहचानना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ या खुदाई खिदमतकार। तो किसकी पुणे में स्थापना हुई थी आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें से हरिजन सेवक संघ जो गांधी जी ने बनाया था 1932 में, इसकी स्थापना पुणे में हुई थी। जबकि खुदाई खिदमतकार कहाँ पे मिलेगा आपको? जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, अफगानिस्तान से टच हुआ जो इलाका है हमारा, वहाँ पे इन्होंने खुदाई खिदमतगार बनाई थी, जिसको रेड शर्ट्स भी बोलते थे। ठीक है, रेड शर्ट्स भी बोलते थे। और यहाँ पे जो जो इनके लीडर थे वो बेसिकली उनको हम फ्रंटियर गांधी बोलते थे। और आप मुझे बताइए खुदाई खिदमतगार के लीडर का नाम क्या था? ठीक है, ये खुदाई खिदमतगार बनाई किसने थी? इसका काम बेसिकली यही था, जो काम वॉलंटियर कॉर्प्स करती थी ना भारत में मेन लैंड में, वही नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इंडिया में खुदाई खिदमतगार करते थे। ऐसे ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी, ये सब भी ये आपको कैलकाटा, बंगाल, यूपी, पंजाब के एरिया में मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने करी थी और दूसरी बात कि कहाँ करी थी, कब करी थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और स्वराज पार्टी
कहाँ फाउंड की गई थी, कब फाउंड की गई थी, आपको बताना है। तो पहले बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन किसने बनाई थी, दूसरा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन और स्वराज पार्टी कब बनाई थी, उसका वर्ष आपको बताना है। सचिंद्र नाथ सान्याल, नारायण मल्हार जोशी, और 1920, 21, 22, 23 इसमें से पहचानना है। तो अगर हम देखें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड जो इसमें है वो नारायण मल्हार जोशी जी हैं, साथ में लाला लाजपत राय और बहुत सारे और लीडर्स भी थे। और इसको 1920 में बनाया गया था। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और ये जो स्वराज पार्टी है 1923 में बनाई थी। किस किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू जी थे इसमें, और साथ में CR दास जी थे, ठीक है। तो ये सब बनाया गया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, अटेम्प्ट करके अपना जो स्कोर है उसे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, ठीक है। और जो साथ में मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखेंगे, और नहीं पता है तो सर्च करके लिखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको समाज दे रखे ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो। तो देव समाज से रिलेटेड है पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण मिशन से स्वामी विवेकानंद, और अभिनव भारत सोसाइटी से विनायक दामोदर सावरकर। बताइए इसमें से नॉट करेक्टली क्या मैच्ड है। तो इसमें से सब मतलब इसमें से सभी करेक्टली मैच्ड है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको उस भारतीय क्रांतिकारी यानी कि इंडियन रेवोल्यूशनरी का नाम बताना है जिन्होंने AMT जैक्सन को मारा था, ठीक है। और साथ में उन्होंने उनको कब मारा था, ये समय भी मतलब आपको उनकी हत्या की जो वर्ष है वो भी आपको बताना है। तो मदन लाल ढींगड़ा, अनंत लक्ष्मण कनखरे, और 1907, 1909। तो अगर हम देखें तो अनंत लक्ष्मण कनखरे जी थे और 1909 में इन्होंने मारा था। बेसिकली इनको मार नहीं पाए थे, AMT जैक्सन को मारने के चक्कर में इन्होंने किसी और को मार दिया था। ही मिसटुक सम अदर पर्सन, इंग्लिश पर्सन टू बी AMT जैक्सन, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट इन्होंने ही किया था, 1909 में किया था। महाराष्ट्र के ये थे, ठीक है। तो इस लिस्ट का आंसर ये हो जाएगा। आप मुझे बताइए मदन लाल धिंगड़ा ने किसको मारा था, इन्होंने भी मारा था, वो किसको मारा था आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा इंडियन रेवोल्यूशनरी भारतीय क्रांतिकारी था जिसने चार्ल्स टेगार्ट को मारा था, ठीक है। ये आपको बताना है कि चार्ल्स टेगार्ट को मारा था और किस प्रांत के पुलिस कमिश्नर थे चार्ल्स टेगार्ट, ये भी आपको बताना है। तो गोपीनाथ शाह या प्रफुल्ल चाकी, बॉम्बे, कलकत्ता, इसमें से आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो ये गोपीनाथ शाह जी थे जिन्होंने टेगार्ट को मारा था, और जो टेगार्ट थे वो कमिश्नर थे कलकत्ता के, ठीक है, फॉर्मर कमिश्नर। तो ये कब मारा था इन्होंने, 1924 में मारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है, यानी कि रिलेटेड नहीं है, वो बताना है। और साथ में इसको फाउंड कब किया गया था उसका ईयर आपको बताना है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, ठीक है। ध्यान रखेंगे अलग पार्टी है, स्वराज पार्टी अलग है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, श्रीधर महादेव जोशी और श्यामजी कृष्ण वर्मा, और साथ में 1933-34 आपको पहचानना है इसमें से। तो अगर हम देखें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इससे रिलेटेड नहीं है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, और इसको फाउंड कब किया गया था, 1934 में। कौन कौन थे इसमें इसमें जयप्रकाश नारायण जी थे, मीनू मसानी जी थे, और श्रीधर महादेव जोशी जी थे, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या करा था बताइए। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी भारत के इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन इन्होंने फॉरेन में बनाई थी, मतलब विदेश में बनाई थी। उसका नाम आपको बताना है कि वो सोसाइटी का नाम क्या था, ठीक है। और ये सारी जो वीडियो चल रही है, वीडियो सीरीज चल रही है हमारी, BPSC के लिए भी फ्री सीरीज चल रही है, UP SSSC लेखपाल के लिए भी हमारी सीरीज चल रही है, UPSC और UPPSC के लिए भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो इनकी अपडेट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जो फ्री है हमारा उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं आंसर राइटिंग की, वैसे तो हमारी फ्री PDF आपको फ्री वीडियो मिलती है, लेकिन अगर आप PDF लेना चाहते हैं, खुद अटेम्प्ट करके उसको इवैल्यूएट कराना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे GS हो, तो उसके लिए आप हमारे पेड ग्रुप पे को ज्वाइन कर सकते हैं, दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले इसमें से क्या आया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, या तृतीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो बताइए इसमें से क्या आया था। तो सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था। ये क्या था, बेसिकली 1931 में जो हमारा सॉल्ट सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह, उसके साथ आया था। इसमें हमने लॉ को देखिए, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में एक फ़र्क होता है। सिविल डिसोबीडियंस में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप लॉ को ब्रेक करते हो। नॉन कोऑपरेशन में क्या होता है कि लॉ को आप ब्रेक नहीं करते, लेकिन आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, ठीक है। तो जैसे सॉल्ट को पर्सनल कंजम्पशन के लिए बनाना, तो वो एक लॉ के खिलाफ था कि बिना टैक्स दिए आप बिना टैक्स दिए आप सॉल्ट नहीं बना सकते या यूज़ कर सकते। लेकिन इसमें अगर हम सिविल डिसोबीडियंस की स्टार्टिंग ही देखें तो डांडी मार्च से हुई थी, जहाँ पे हमने गांधी जी ने अहमदाबाद से डांडी जाकर
नमक उठाया था बिना टैक्स दिए। तो ये उसके बाद कम्युनल अवार्ड था। कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ था, जो दलित सेक्शंस थे, दलित सेक्शंस के लिए रैमजे मैकडोनल्ड उस समय जो थे प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और उन्होंने दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट भेजा था, कम्युनल इलेक्टोरेट, लेकिन जिसको गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद पूना पैक्ट किस लिए था? पूना पैक्ट इसलिए था क्योंकि अंबेडकर वॉज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बट गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। उनका ये आइडिया था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया तो अनटचेबल्स विल रिमेन अनटचेबल्स फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, गांधी जी येरावाडा जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, एंड अंबेडकर न्यू दैट गांधी जी के बिना ये पूरा मूवमेंट जो है अधूरा रहेगा, इवन दो ही डिड नॉट अग्रीड विथ मैनी ऑफ हिज टैक्टिक्स। तो उन्होंने एक बात करी कि हम पूना पैक्ट रखेंगे। पूना पैक्ट हुआ ये 1932 में, और ये बात हुई कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा, जॉइंट इलेक्टोरेट रहेगा, लेकिन उसमें रिजर्वेशंस रहेंगे। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो आपको पता ही है, इसमें बेसिकली इंडिया की जो फ्यूचर थी उसको डिसाइड करने की बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है कि कौन सा है। अगस्त ऑफर 1940 में आया था, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942 में आया था, होम रूल आंदोलन 1919 में, और नेहरू रिपोर्ट 1928 में। करेक्ट कौन सा नॉट करेक्ट है आपको बताना है। तो इसमें से अगर हम देखें तो होम रूल जो है वो भी 1919 में नहीं 1916 में आया था, और अगस्त ऑफर जो है 1917 में आया था। जबकि अगर हम अगस्त डिक्लेरेशन की बात, अगस्त ऑफर जो है 1940 में ही आया था। अगर अगस्त डिक्लेरेशन आता है यहाँ पे, अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में आया था, लेकिन अगस्त ऑफर जो है 1940 में ही आया था। तो इसलिए इसका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, होम रूल मूवमेंट। ये था क्या, होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया था एनी बसंत और जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने अपनी अपनी सेपरेट लीग स्टार्ट करी थी, और ये आयरिश होम रूल लीग्स पे बेस्ड थी। यहाँ पे बेसिकली लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन दी जाती थी, लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइज करी जाती थी, ये सब होता था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है। बोला था कि महात्मा गांधी को जो टाइटल राष्ट्रपिता का है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो टाइटल गुरुदेव का है वो महात्मा गांधी ने दिया है। वल्लभ भाई को जो सरदार का टाइटल है वो वुमेन जो बारदोली में औरतें थी उन्होंने दिया था, और राजेंद्र प्रसाद को जो टाइटल है देश रत्न का वो महात्मा गांधी जी ने दिया। आपको इनकरेक्ट पहचानना है। तो जो राष्ट्रपिता यानी कि द फादर ऑफ द नेशन की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के जो तरीके थे वो गांधी जी को पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी लेकिन एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट करते थे। दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ camaraderie or the amount of tolerance that our freedom leaders used to have and we lack today probably। तो हमें भी इसी भावना के साथ हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि वी मे डिसएग्री विद द आइडियाज ऑफ द अदर पर्सन, बट ऐसा नहीं है कि वो आदमी ही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज जूल, जो प्रथम अंग्रेज थे, मतलब फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। तो कौन से सेशन में बने थे और वो सेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चौथे में बने थे, पांचवें में बने थे, 1988 में, 89 में हुआ था, या इलाहाबाद बॉम्बे, आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि ये सेशन 1888 में हुआ था, लेकिन और कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, और ये फोर्थ सेशन था। ठीक है, ये फोर्थ सेशन था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो वंदे मातरम है उसको गाया गया था पहली बार कहाँ गाया गया था, कौन से नेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन था उसको जब गाया गया था, साथ में वो सेशन कहाँ हुआ था, कहाँ आयोजित किया गया था, और उसको प्रेसाइड किसने किया था, ये भी आपको बताना है। यानी कि वो कहाँ गाया गया था, कौन से सेशन में, वो सेशन कहाँ हुआ था, और जो है उसको प्रेसाइड किसने किया था। तो 11वां 12वां, कलकत्ता, पुणे, या रहीमतुल्लाह सयानी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बताइए इसमें से। तो अगर हम देखें वो 12वें सेशन में गाया गया था, कलकत्ता में हुआ था, और रहीमतुल्लाह सयानी जो है इसके प्रेसिडेंट थे उस समय, और ये 1896 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, आपको बताना है। एक तरफ आपको आयोग कमीशन और दूसरी तरफ उनके ईयर दे रखे हैं। तो फ्रेजर कमीशन 1902 में, सार्जेंट कमीशन 1946 में, इजलिंगटन कमीशन 1912 में, और हर्षल समिति जो आई थी वो 1883 में आई थी। आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें से अगर हम सार्जेंट कमीशन देखें तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1946 में नहीं 1944 में आई थी। एजुकेशन से रिलेटेड थी ये। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड थी। और फ्रेजर कमीशन किससे रिलेटेड थी? पुलिस से, पुलिस के रिफॉर्म से रिलेटेड थी ये। और साथ में अब आप मुझे बताएंगे ये दो कमीशन किससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो जब भी आपको इंग्लिश जो ब्रिटिश पीरियड की कमीशन पढ़नी है तो उनको कैसे पढ़ना है आपको मैं बता देता हूँ। एक टेबल बना लीजिए जिसमें आपको ईयर पता होना चाहिए वो कब आई थी,
उसका नाम आपको ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए, उसका जो मेन रिकमेंडेशन थे, मतलब क्या उसका सब्जेक्ट था वो, और वो किस वाइसरॉय के अंदर आई थी, मतलब उस समय वाइसरॉय कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लॉर्ड रीडिंग जो थे उनसे कौन सी चीज इसमें रिलेटेड नहीं है, मतलब उनके जो वाइसरॉयशिप थी उसमें क्या नहीं हुआ था। भारतीय छटनी समिति यानी कि इंडियन कमेटी ऑन डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं आई थी, ली कमीशन, सैंडहर्स्ट समिति या विटले कमीशन नहीं आई थी। बताइए इसमें से नॉट रिलेटेड पूछ रहा है। तो अगर हम देखें तो ये विटले कमीशन थी जो इसमें नहीं आई थी। ठीक है, ये विटले कमीशन किसके अंदर आई थी, लॉर्ड इरविन के अंदर आई थी। ठीक है, लॉर्ड इरविन के अंदर आई थी इसलिए। और अगर हम ली कमीशन की बात करें तो 1923 में आई थी। आप बताइए सैंडहर्स्ट कमेटी कितने में, कौन से वर्ष में किस लिए आई थी, ये आपको मुझे क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है इसमें कि जो न्यूज़पेपर कौन सा है जो इसमें सबसे पहले पब्लिश किया गया है, वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन पहले पब्लिश किया गया है या सुधारक पहले पब्लिश किया गया है, इंडियन मिरर, सुधारक या इंडियन मिरर आया था या पहले इंडिपेंडेंट आया था। तो सबसे पहले कौन सा आया था वो आपको बताना है। तो इसमें से अगर हम देखें तो इंडियन मिरर सबसे पहले आया था। ठीक है, ये 1862 में आया था। जबकि अगर हम सुधारक की बात करें तो ये 1888 में आया था। और इंडियन ओपिनियन की बात करें तो 1903 में आया था। और इंडिपेंडेंट की बात करें तो 1919 में आया था। इनके जो संस्थापक थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन न्यूज़पेपर मोतीलाल नेहरू जी ने निकाला था। इंडियन मिरर जो है वो देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने निकाला था। उसका सुधारक न्यूज़पेपर अगर हम देखें तो गोपाल गणेश अगरकर ने निकाला था। और इंडियन ओपिनियन जो किसने निकाला था, महात्मा गांधी ने निकाला था। तो ये सारे न्यूज़पेपर्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी है यानी कि दासता पर जो, दास प्रथा पर जो प्रतिबंध था वो कौन से वाइसरॉय के अंदर हुआ था, और साथ में स्लेवरी की जो प्रैक्टिस हुई थी वो अबॉलिश कौन से वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कब हुई थी और कौन से वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। तो उस समय कौन यहाँ पे वाइसरॉय थे, तो अगर हम देखें तो लॉर्ड एलन बोरो थे उस समय वाइसरॉय। 1843 का जो एक्ट आया था इंडियन स्लेवरी एक्ट, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1943 में ये आया था, 1843 में आया था, माफ कीजिए। तो 1843 में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड एलन बोरो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेटिव मैरिजेस एक्ट कब आया था, यानी कि जो भारत के अंदर जो शादियां होती थी उनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, वो कब आया था। और साथ में एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया गया था, दोनों का आपको वर्ष बताना है। तो 1872, 92, 72, 91, 73, 92 या 73, 91 आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो ये 1872 में आया था नेटिव मैरिजेस एक्ट। और इस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक थे। और अगर हम एज ऑफ कंसेंट की बात करेंगे तो ये कब आया था, ये 1891 में आया था। और इस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि नॉट करेक्ट आपको बताना है। तो एक तरफ आंदोलन दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको उनके लीडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बख्श मूवमेंट मतलब उसके रीजन्स के बारे में, लीडर भी पता होने चाहिए और रीजन भी पता होने चाहिए। तो बख्श मूवमेंट बिहार में, तिबागा मूवमेंट बंगाल में, बारदोली सत्याग्रह सूरत में, एका मूवमेंट उत्तर प्रदेश में था, बेसिकली हरदोई, बाराबांकी, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की, ये पूछा है। तो नॉट करेक्टली आपसे पूछा है, तो इसमें से सभी ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सारे बेसिकली थे क्या, पीजेंट मूवमेंट्स थे, यानी कि या तो आप देखिए इलीगल इविक्शंस होते थे, बाहर निकाल दिया जाता था, जो क्रॉपिंग करते थे, जो लोग टेलर्स होते थे, खेतीबाड़ी करते थे, उनको जमीन से बाहर निकाल दिया जाता था या काफी ज्यादा रेंट लिया जाता था उनसे। तो इनके खिलाफ, और जो जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और जो छोटे लोग थे उनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी, इसके खिलाफ जो है ये सारे आंदोलन कहीं ना कहीं लड़े गए हैं। नेक्स्ट आपसे गलत विकल्प पूछ रहा है, कौन सा इसमें से गलत है। एक तरफ आपको एक्ट दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो किस वाइसरॉय के अंदर आए थे वो बताना है। तो शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के अंदर आया था। हिंदू महिला संपत्ति कानून यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हिंदू वुमेन के लिए लॉर्ड ऑकलैंड के अंदर आया था। अगस्त डिक्लेरेशन लॉर्ड लैंसडाउन के अंदर आया था। और कैबिनेट मिशन प्लान लॉर्ड वेवल के अंदर आया था। आपको नॉट करेक्ट बताना है कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगस्त डिक्लेरेशन जो है लैंसडाउन के अंदर नहीं आया था। अगस्त डिक्लेरेशन किसके अंदर आया था, लॉर्ड मॉन्टेक के अंदर आया था। ठीक है, तो लॉर्ड मॉन्टेक थे उस समय, तो लॉर्ड मॉन्टेक थे। लेकिन इसमें अगर हम वाइसरॉय की बात करें तो कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसलिए हम इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो आपको बताना है कैलाश मंदिर राजपूत डायनेस्टी ने बनाया था, रामप्पा मंदिर चालुक्य डायनेस्टी ने, बृहदेश्वरा टेम्पल चोल डायनेस्टी ने, कैलाशनाथ मंदिर पल्लव डायनेस्टी ने बनाया था। आपको इनकरेक्ट इसमें से पहचानना है कौन सा है। तो अगर हम देखें रामप्पा टेम्पल वाला गलत है, क्योंकि चालुक्य वंश ने नहीं बनाया था, किसने बनाया था,
ये चालुक्य वंश ने नहीं, ककातिया वंश ने बनवाया था रामप्पा टेम्पल। अच्छा, रामप्पा टेम्पल के बारे में आपको बता दूं, ये अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में कल्चरल हेरिटेज साइट की तरह इसको इंक्लूड किया गया है। और ये भारत का 39th जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। और ये है कहाँ आपको, ये आपको तेलंगाना में बनेगा, तेलंगाना में। और इसका वर्ष कौन सा है जिसमें ये बनाया गया था, 1213 एडी के आसपास ये बनाया गया था। और ये भारत का एकमात्र टेम्पल है जो अपने स्कल्पचर यानी कि जो इसका शिल्पकार था उसी के नाम पे इसको बनाया गया है। इसके अलावा कोई ऐसा टेम्पल नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा अपने आप में इनोवेटिव टेम्पल है, यूनिक टेम्पल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा जो सूफी सेक्ट का जो प्रोपगेशन था, प्रचार था, वो आपको मेन सेंटर बिहार में मिलेगा। बिहार में कौन से सूफी सेक्ट का प्रचार होता था, सत्तारी, नक्शबंदी, फिरदौसी या सूरवर्दी। तो अगर हम देखें तो फिरदौसी का प्रचार होता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है, गलत विकल्प आपको चुनना है। सिख गुरुओं के बारे में आपको दे रखा है, दूसरी तरफ उन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो गुरु नानक ने लंगर की व्यवस्था स्टार्ट करी थी, गुरु अंगद ने गुरु नानक के सक्सेसर बने थे, उत्तराधिकारी बने थे, गुरु हरगोविंद ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइलेशन किया था, उनका संकलन किया था, और गुरु हरकिशन ने जो है उनकी मृत्यु हुई थी स्मॉल पॉक्स की वजह से यानी कि चेचक की वजह से। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहिब का कंपाइलेशन था ये गुरु हरगोविंद ने नहीं किया था, ये गुरु अर्जुन देव ने किया था, इसलिए सी हो जाएगा। गुरु हरकिशन के बारे में एक चीज जान लीजिए, ये सिखों के यंगेस्ट गुरु हैं। ये मात्र 7 साल के थे जब ये गुरु बन गए थे, लेकिन 8 साल तक ये हुए नहीं थे पूरे, तो इसके बीच में उनको स्मॉल पॉक्स हो गया और उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे करेक्ट पूछ रहा है जैन तीर्थंकरों के बारे में आपसे। 10वें तीर्थंकर नाम था वो शीतलनाथ था, 12वें का नाम जो था विमलनाथ था, 14वें का नाम जो था धर्मनाथ था, और 16वें का नाम जो था कंठूनाथ था। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम करेक्ट देखें तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 12वें विमलनाथ जो थे वो 13वें तीर्थंकर थे, धर्मनाथ जो है 15वें तीर्थंकर थे, और अगर कंठूनाथ को देखें तो हम 17वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर जो है टोटल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महावीर जो है उन्होंने अपने जो शिष्यों को बांटा था कुछ गणधरों में, वो कितने गणधर थे जिनमें उनको बांटा था। और साथ में जैनिज्म का जो एक धर्म, जैन धर्म से प्रसिद्ध जो स्थान है पोस्ट मौर्य काल में, उत्तर मौर्य काल में कौन सा जगह है जो जैनिज्म के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। तो 12, 11, वैशाली, मथुरा। तो ये 11 गणधरों में उनको डिवाइड किया था महावीर ने, और मथुरा जो है पोस्ट मौर्य काल में जाना जाता है जैनिज्म के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हर्यंक वंश के शासक ने करवाई थी, ये आपको बताना है। और कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कुषाण वंश के शासन में हुई थी, वो आपको बताना है। पहली, दूसरी, पहली, चौथी, पहली, तीसरी, चौथी या तीसरी, दूसरी। तो अगर हम देखें तो पहली हुई थी, हर्यंक डायनेस्टी अजातशत्रु ने करवाई थी, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी। और साथ में अगर हम बात करें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो वो शिशुनाग वंश ने करवाई थी, और तीसरे जो शिशुनाग वंश के शासक थे, ठीक है, उन्होंने करवाई थी कालाशोक। और जो चौथा था, तीसरी थी, माफ कीजिएगा, तीसरी जो थी, ये दूसरी थी शिशुनाग वाली, तीसरी वाली जो थी वो मौर्य वंश के शासक जो अशोक थे उन्होंने करवाई थी, और चौथा जो थे वो हमारे कनिष्क थे, कुषाण वंश के शासक, उन्होंने करवाई थी। तो ये पहला और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है। एक तरफ आपको डायनेस्टीज, राजवंश दे रखे, दूसरी तरफ उनके जो रूलर्स हैं, जो उनके संस्थापक है वो बता रखे। तो कारकोट राजवंश को दुर्लभ वर्धन ने किया था, उत्पल को अवंती वर्मन ने किया था, और गढ़वाल को चंद्रदेव ने किया था, और परमार को वासुदेव ने किया था। आपको बताना है कौन सा है। तो अगर हम देखें तो डी वाला इसमें इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि परमार को किसने किया था, ये उपेंद्र ने किया था, ठीक है। और अगर हम वासुदेव की बात करें तो ये इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, चौहान वंश की स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। एक तरफ राजवंश दे रखे, दूसरी तरफ उनकी कैपिटल यानी कि राजधानी। तो भोसले की राजधानी आपको रायगढ़ में मिलेगी, सरकी की डायनेस्टी जौनपुर में, तुलुव की विजयनगर में, और अराविडू की पेनुकोंडा में। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें से ए वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि रायगढ़ जो है वो संपूर्ण महाराष्ट्र जो था, यानी कि छत्रपति शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी जो राजधानी बनाई थी। लेकिन अगर हम भोसले की बात करें केवल, तो ये नागपुर में थे, नागपुर इनकी राजधानी थी, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बाबर ने मेदिनी राय को हराया था वो कौन से युद्ध में हराया था, वो आपको बताना। और बाबर ने जो अफगान्स को हराया था, अफगानियों को, वो कौन से युद्ध में हराया था, आपको पहचानना है। चंदेरी बैटल, घाघरा बैटल, पहला जो पानीपत का बैटल था, या खनवा बैटल, बताना है आपको कौन सा है। तो इन्होंने मेदिनी राय को बैटल ऑफ चंदेरी में हराया था, और जो अफगान थे उनको बैटल ऑफ घग्गर में हराया था, या घाघरा में भी हराया था, ऐसा कह सकते हैं। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि चौसा का युद्ध, कन्नौज का बैटल और तल्लीकोट का युद्ध, आपको उनके वर्ष पहचानने हैं। 1539, 1542, 1565, 1540 या 1538, आपको इसमें से पहचानना है। तो अगर हम बैटल ऑफ चौसा की बात करें तो ये 1539 में हुआ था, और ये हुआ किसके बीच में था, ये हुमायूं
जो थे, मुगल शासक जो थे, ठीक है, उनके बीच में, और जो शेर शाह थे, जो अफगान रूलर थे एक, उनके बीच में हुआ था। उसके बाद अगर हम बैटल ऑफ कन्नौज की बात करें तो ये भी जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। एक साल बाद मतलब हार गए थे चौसा के बैटल में हुमायूं, तो उन्होंने दोबारा लड़ने की कोशिश करी थी, तो वो फिर हार गए और उसके बाद फिर उनको पलायन करना पड़ा। और जो बैटल ऑफ तल्लीकोट है, ये विजयनगर का जो बैटल है किसके साथ, दक्खनी सुल्तान यानी कि डेक्कन सुल्तान सल्तनत के साथ वो हुआ था, और इसके बाद जो है विजयनगर जो एम्पायर है वो खत्म हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें पूछा हुआ है कि आपको मौर्य पीरियड का वो बताना है जिसमें एनिमल्स जो है, एनिमल से जो आपको आय प्राप्त होती थी, इनकम प्राप्त होती थी, उसको मौर्य काल में क्या बोलते थे, आपको वो बताना है। और जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स यानी कि जो फूलों, सब्जियों और फलों से जो प्राप्त होता था पैसा, उसको हम क्या बोलते थे, ब्रज, सेतु, सीता या हिरण्य। तो अगर हम देखें तो जो जानवरों से मिलता था उसको ब्रज बोलते थे, और फ्रूट, फ्लावर्स और वेजिटेबल से मिलने वाले को सेतु बोलते थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एक मेजरमेंट की एक यूनिट थी बीघाए इलाही, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कब इंट्रोड्यूस किया था साथ में। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि अकबर जो थे उन्होंने जो सती प्रथा का प्रतिबंध कब किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1588 में इसको बीघाए इलाही को इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1591 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, सती प्रथा को। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो दीवाने कोही है उसको किसने, उसकी शुरुआत स्टार्ट किसने करी थी। और दूसरा जो दीवाने अर्ज है उसकी स्टार्टिंग किसने करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें से आपको पहचानना है। तो जो दीवाने कोही है ये बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, इसमें लोन दिए जाते थे जिनको टक्कावी लोन्स बोलते थे, एडवांस लोन दिए जाते थे बीज खरीदने के लिए, पानी देने के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। और जो दीवाने अर्ज है ये बेसिकली मिलिट्री डिपार्टमेंट था, सैन्य विभाग था, जिसको बलबन ने स्टार्ट किया था। अगला आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जो कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो कुंचिकल है, बरकना है, कोशाली है या फिर दूध सागर है, बताइए इसमें से। तो अगर हम देखें तो दूध सागर है जो आपको गोवा में मिलेगा, और कर्नाटक में भी मिलेगा, मतलब बाउंड्री पे है। और ये किस पे है, मंडोवी रिवर पे है। ये रिवर भी आपको पता होना चाहिए, मंडोवी रिवर पे है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आप मुझे बताइए भारत का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है, लार्जेस्ट वाटरफॉल और हाईएस्ट वाटरफॉल, वो कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। हाईएस्ट और लार्जेस्ट एक ही है या अलग अलग है, ये आपको मुझे पहचान के बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके अंदर कौन सा देश नहीं आता, इरिट्रिया, सूडान, इथियोपिया या सोमालिया। तो बताइए। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सारे ही देश आते हैं, इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। देखिए जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो क्या है, इस तरीके से जब आप अफ्रीका को ड्रॉ करते हैं, ये वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका है। यहाँ पे आपको अरेबियन सी मिलेगा, यहाँ पे आपको भारत मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अरेबियन पेनिसुला मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंट्री है, यहाँ पे जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, सोमालिया और इथियोपिया। इथियोपिया जो है लैंडलॉर्ड कंट्री है, और बाकी सारी सोमालिया, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये सारी कंट्रीज आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मिलेंगी, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है किसके, उसमें जो कर्क रेखा हमारी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कौन से राज्य से होती है और साथ में उस राज्य की कौन सी सिटी से होती है, वो आपको बताना है। तो गुजरात में अगर हम देखें तो जसदान से, मध्य प्रदेश में देखें तो शाजापुर से, त्रिपुरा में देखें तो खिलपाड़ा से, और मिजोरम में देखें तो चंपाई से। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा में अगर हम देखें तो वो उदयपुर से पास होती है, ठीक है, उदयपुर से पास होती है। और साथ में एक और राज्य से पास होती है, वेस्ट बंगाल, वहां पे कहां से होती है, कृष्णनगर से होती है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में कहां से होती है, तो कलिंजर से होती है। छत्तीसगढ़ में कहां से होती है, तो सोनहट से होती है, ठीक है। और झारखंड में कहां से होती है, तो वो लोहारदगा से होती है, लोहारदगा से होती है। तो ये टोटल 8 राज्यों से पास होती है, और इनकी जो सिटीज है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैंने आपको सिटीज बता दी, राज्यों के नंबर बता दिए। एक क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से 8 राज्यों से पास होती है, तो कुछ सिटीज जो ये है, कुछ इसके ऊपर है, कुछ इसके नीचे है। तो आपको बताना है कौन सी सिटीज इसके नीचे आती हैं, कर्क रेखा के नीचे कौन सी सिटीज आती हैं, जिन सिटीज से ये पास करती है, ये आपको बताना है, ठीक है। एक बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि जो मकर रेखा है, उसके अंतर्गत अफ्रीका की कौन सी कंट्री नहीं आती है, आपको बताना है, ठीक है। तो बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया या मेडागास्कर, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नहीं आती है। तो अगर हम देखें तंजानिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तंजानिया से नहीं गुजरता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि जो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो इक्वेटर जिसके अंदर से नहीं गुजरता है, और दूसरा कौन सी अमेरिकन कंट्री है जिसके अंदर से इक्वेटर नहीं गुजरता है, ये आपको पहचानना है। तो कोंगो, कोलंबिया, घाना, पराग्वे, सोमालिया, ब्राजील, युगांडा, इक्वेडोर, बताइए इसमें से। तो अगर हम देखें तो घाना में से इक्वेटर नहीं पास होता है, और पराग्वे में से इक्वेटर नहीं पास होता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अमेरिका की अगर हम बात करें तो चलिए, अमेरिका के छोटे हैं तो आप मुझे बताएंगे, मैं अफ्रीका के आपको बता देता हूं कि कहां से जो है
अफ्रीका की स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने। तो अफ्रीका के मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो गबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया और सोमालिया, इन सारे देशों से जो है इक्वेटर पास होता है। अमेरिका के आप मुझे बताएंगे किन देशों से इक्वेटर पास होता है, ठीक है। तो इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो सीरीज हमारी चल रही है। तो इन वीडियो सीरीज को आप फ्री में अगर देखना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और साथ में अगर आप इवैल्यूएशन लेना चाहते हैं और एक पिन पॉइंटेड तैयारी करना चाहते हैं, इधर उधर से जो रायता फैलता है उसको नहीं फैलाना चाहते, तो आप ये टेलीग्राम हमारे व्हाट्सएप पे या जो हमारे पेड ग्रुप है उनकी जानकारी आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट बताना है। तो एक तरफ आपको डेट दे रखी है, दूसरी तरफ उस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस, 29 जुलाई को टाइगर डे, बाघ दिवस, 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे यानी कि जैव ईंधन दिवस, और 21 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अगर हम देखें तो ये डी हो जाएगा, क्योंकि ये 21 मई को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है ये? 22 मई को मनाया जाता है, 21 को नहीं 22 को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। एक तरफ आपको मूल राज्य स्टेट ऑफ ओरिजिन और दूसरी तरफ लोक नृत्य फोक डांस के बारे में बताना है। तो उड़ीसा का आपको धिमसा मिलेगा, बिहार का आपको पनवरिया मिलेगा, छत्तीसगढ़ का आपको राउत नाच मिलेगा और त्रिपुरा का आपको होजागिरी मिलेगा। आपको इसमें से इनकरेक्ट पहचानना है। तो ये जो ए वाला इनकरेक्ट है, क्यों धिमसा का जो है लोक नृत्य आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उड़ीसा में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सी जनजाति है जो बिहार के राज्य में आपको नहीं मिलेगी, और दूसरा आपको पूछ रहा है जो चेंचू जनजाति है वो कौन से राज्य में आपको मिलेगी। बिरजिया ट्राइब, सवर ट्राइब, चेरो या बिहोर, और आंध्रा, अरुणाचल, त्रिपुरा और मिजोरम आपको पहचानना है इसमें से। तो अगर हम देखें तो इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि ये सारी ही जो जनजातियां हैं वो आपको बिहार में मिलेंगी, जबकि चेंचू जनजाति आपको तेलंगाना में मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। एक तरफ आपको त्योहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनसे रिलेटेड जो मंथ्स है वो आपसे पूछ रखे हैं। तो जो ओणम का फेस्टिवल है वो जनवरी में मनाया जाता है, लद्दाख हार्वेस्ट का जो फेस्टिवल है वो सितंबर में, गुड़ी पाड़वा अगस्त में और भोगाली बिहू मार्च में मनाया जाता है, ठीक है। बताइए आप कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो लद्दाख वाला करेक्ट है, वो सितंबर में मनाया जाता है, जबकि हम ओणम की बात करें तो ये अगस्त में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा की बात करें तो ये मार्च में मनाया जाता है, और भोगाली बिहू की बात करें तो ये जनवरी में मनाया जाता है। ये बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल से और न्यू ईयर फेस्टिवल से, जब ये इंडियन कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग रीजन में ये मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। आपको एक तरफ दर्रे दे रखे हैं, दरगाह नहीं दर्रे दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो किस चीज को जोड़ते हैं। तो खारदुंगला पास जो है ये ट्रेडिंग बॉर्डर है, किसके बीच में? इंडिया और चीन के बीच में। बारालाचा जो पास है वो लेह को सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करता है। लानक ला जो पास है वो आपको चाइना, लद्दाख और अक्साई चीन को कनेक्ट करता है, और नाथुला जो है आपको मनाली से लेह को कनेक्ट करता है। आपको बताना है। बड़े खूबसूरत पासेस हैं ये। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप जरूर जाइएगा घूमने। अभी तो आप पहले बताइए आंसर क्या है। तो अगर हम देखें तो सी इसका आंसर है, यही करेक्ट है, क्योंकि जो बॉर्डर है इंडिया चाइना के बीच तो ये नाथुला है। उसके बाद जो सियाचिन और लेह को जोड़ता है वो खारदुंगला है, और जो मनाली और लेह को जोड़ता है वो बारालाचला है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ आपको पर्वत दे रखा है, आपको पूछ रखा है कि लोएस्ट हाइट कौन से पर्वत की है। मनासलू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा या और शीशपनगमा। तो बताइए कौन सा इसमें से सबसे लोएस्ट है। तो लोएस्ट जो है शीशपनगमा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8027 के आसपास है, जबकि अन्नपूर्णा की अगर हम देखें तो 8091 है। नंगा पर्वत की देखें तो 8126 है, और मनसालू की देखें तो आपकी 8163 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है बाली मेला, माफ कीजिएगा ये एक क्वेश्चन रह गया। तो आपसे पूछा हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ आपको बताना है। ब्रह्मपुत्रा कौन सी कंट्री से सबसे कम गुजरती है, मतलब सबसे कम लेंथ में गुजरती है ब्रह्मपुत्रा कौन सी कंट्री से। तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना। तो अगर हम देखें भूटान जो है उससे सबसे कम गुजरती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, भूटान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें पूछ रहा है जो बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी कि जो जल विद्युत संयंत्र है वो आपको कौन सी नदी पे मिलेगा, और दूसरी तरफ जो टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो आपको कौन सी नदी पे मिलेगा बताना है। सिलेरू, भागीरथी, तीस्ता, कृष्णा आपको पहचानना है। तो जो बाली मेला है आपको सिलेरू पे मिलेगा, जबकि टेहरी की बात करें तो ये भागीरथी पे मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से आपको गलत विकल्प चुनना है। इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है कि पैंगोंग लेक जो लद्दाख में मिलेगी, नागार्जुन सागर लेक आपको कर्नाटक में मिलेगी, हाफलॉन्ग आपको असम में मिलेगी, और महाराणा प्रताप सागर आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। इसमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो नागार्जुन सागर जो है कर्नाटक में नहीं तेलंगाना में मिलेगी आपको, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटी से स्टार्ट हो गए हमारे क्वेश्चन। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
कब उसको अडॉप्ट किया गया था, पास कब किया गया था ये आपको बताना है, और साथ में उसको अडॉप्ट कब किया गया था यूनानिमसली ये आपको बताना है। तो एक तो पास की तिथि आपको बतानी है और दूसरा अडॉप्ट की तिथि आपको बतानी है। तो अगर हम देखें तो 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी ने इसको प्रस्तावित किया था, और इसी पे हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी बेस्ड है। और साथ में इसको यूनानिमसली अडॉप्ट कब किया था, 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि जो हमारा प्रियम्बल है वो सबसे बाद में अडॉप्ट किया गया है। अच्छा बताइए, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है कि नहीं है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी, बहुत पहले के केस में आई थी। तो आपको केस का नाम मुझे बताना है, और क्या ये संविधान का पार्ट है कि नहीं ये अब मुझे आपको बताना है, आपको मुझे बताना है, माफ कीजिएगा, हमेशा उल्टा बोल देता हूं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको गलत विकल्प चुनना है, किसके रिलेटेड है, वेरियस पार्ट जो भारतीय संविधान के विभिन्न भागों के अनुसार। तो जो 20 है, पार्ट 20, उसमें अमेंडमेंट संविधान संशोधन आपको मिलेंगे। 15 में आपको निर्वाचन यानी कि इलेक्शंस मिलेंगे। 10 में आपको शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज यानी कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र मिलेंगे। और 9 में आपको यूनियन टेरिटरीज मिलेंगी। कौन सा इनकरेक्ट है, तो अगर हम देखें तो डी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज आपको कहां मिलेंगी, 8वीं में मिलेंगी, जबकि 9वीं में आपको क्या मिलेंगी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआईज की बात इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आपको रटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन है, वो कौन सा अनुच्छेद करने के लिए हमें बोलता है, और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कौन सा हमें बात, आर्टिकल बोलता है। तो 40, 44, 42, 45। तो अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए हमें 40 बोलता है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमें 44 बोलता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपको पहले भी बता चुका हूं, जनरली इसका आइडिया ये होता है कि जो भी कम्युनिटीज हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, इनके कुछ पर्सनल लॉज हैं। जैसे हिंदुओं में मनुस्मृति होती थी, मुसलमानों में शरीयत होता है, पंजाबियों में कुछ और होता है, जैनों में कुछ और होता है। तो पर्सनल लॉज की वजह से क्या होता है, जेंडर इनजस्टिस होती है कभी कभार, या फिर जैसे जो अभी तलाक बिद्दत की कंट्रोवर्सी आप सुन रहे हैं, या पहले हिंदुओं में जो है महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होता था। तो इसकी वजह से क्या होता है, समाज में असमानता यानी कि इनइक्वालिटी बढ़ती है। तो स्टेट क्या करता है, अपनी तरफ से इन सारी कम्युनिटीज के लिए एक सिंगल लॉ बना देता है, जो जैसे क्रिमिनल मैटर में अगर आप देखें, अगर आप मर्डर की बात करें, किसी की हत्या कर दी है किसी ने, तो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन, पारसी, सिख कोई भी हो, उसको सेम ही क्रिमिनल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो क्रिमिनल लॉ तो हमारे पास सेम है, लेकिन सिविल कोड का क्या मतलब होता है, जो कि पारिवारिक मामले होते हैं, जैसे मैरिजेस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनके लिए अलग अलग लॉज हैं सबके पर्सनल कानूनों में, जो पर्सनल उनके जो लॉज है, लेकिन उनको हमें सेम बनाना है स्टेट के द्वारा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, डीपीएसपी का ये पार्ट है। अगला देख लेते हैं, जो फाइनेंस कमीशन है उससे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल है, इन ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड आपको बताना है, और राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है। 280, 81, 314, 312, 156, 155। तो बताइए इसमें से, तो जो फाइनेंस कमीशन है उसके लिए 280 है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए 312 है, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के लिए 155 है। देखिए फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आपको क्या बताता है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं हर 5 साल में, या वो जल्दी भी कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है। और ये हमारी जो फिस्कल फेडरलिज्म है, यानी कि जो हमारा वित्तीय संघीयवाद है, उसको, उसकी जो परिकल्पना है उसको हमें साकार करने में मदद करता है, रियलाइज करवाने में मदद करता है। और जो फेडरल बैलेंस है हमारा, फिस्कल बैलेंस जो अंदर जरूरी है फेडरल बैलेंस के लिए, वो बनाने में मदद करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की जो पावर है 312 में है, किसके पास, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में भी अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा के पास ये विशेष अधिकार है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है जो मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजंस आपको कौन से अनुच्छेद में मिलेंगे, विशेष प्रावधान। गोवा के लिए आपको किस में मिलेंगे, आपको पहचानना है, 371 जी, जे, आई, एफ आपको पहचानना है। तो इसमें से 71 जी में आपको मिजोरम के मिलेंगे, और गोवा के लिए 71 आई में आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसको, उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, उसका वर्ष आपको बताना, और रामसर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर कब हुए थे, उसका वर्ष आपको बताना है। 2001 और जगह भी बतानी है स्टॉकहोम वाले की। तो 2001 जिनेवा में, और साथ में 1971, 2001 वियना में, जिनेवा में 2002 और 1972। तो अगर हम देखें तो 2001 में इस पे हस्ताक्षर हुए थे, और जिनेवा में ये हुए थे, और 1971 में रामसर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर हुए थे। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो साइन कर दिया है 1971 में, 2001 में माफ कीजिएगा, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, 2004 में आया था। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि फोर्स पूछ रहा है कि साइन पूछ रहा है, और ये है किसके लिए कन्वेंशन, ये बेसिकली जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं हमारे एयर में और वाटर में, जो हमें
काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उनको कम करने के लिए है। और रामसार कन्वेंशन किसके लिए है? जो आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड्स होते हैं, उनके प्रोटेक्शन प्रमोशन के लिए है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, इनकरेक्ट आपको बताना है। एक तरफ अधिनियम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दे रखे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था। चिट फंड एक्ट आपको 82 में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम आपका 2002 में आया था। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1991 में आया था। इनकरेक्ट आपको बताना है, तो सीधी सी बात है, इसका डी हो जाएगा क्योंकि ये 1992 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। एक तरफ आपको समितियां दे रखी हैं, कमिटीज, और दूसरी तरफ उन्होंने किस पे काम किया था। तो मालेगांव ने कृषि ऋण प्रणाली पे यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट पे, एसी शाह ने माइक्रो फाइनेंस पे, भगवती ने जो है बेरोजगारी और लोक कल्याण यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और पब्लिक वेलफेयर पे, खुसरो कमेटी ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे यानी कि गैर वित्तीय कंपनियों पे, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पे किया था। तो बताइए इसमें से। तो अगर हम देखें तो भगवती कमेटी वाला इसमें से ठीक है, जबकि अगर हम मालेगांव की बात करें तो अगर हम एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो उस पर खुसरो ने काम किया था, माइक्रो फाइनेंस पे मालेगाम ने काम किया था, और एनबीएफसी पे एसी शाह ने काम किया था। ये सारी कमिटीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे इनकरेक्ट यानी कि जो गलत विकल्प है वो चुनना है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आपको जिनेवा में मिलेगा। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी जिनेवा में। इनकरेक्ट कौन सा है? डी वाला हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आपको कहाँ मिलेगा? आपको रोम इटली में मिलेगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बार बार हम भी अपनी टेस्ट सीरीज में इसको इंक्लूड करते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम छप जाए, घुस जाए, आप उसको खा लो, चबा लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है एक संगठन का नाम आपको बताना है जो ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस रिपोर्ट, ये ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस रिपोर्ट जिसने निकाली है उसका नाम आपको बताना है। और साथ में एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट जिसने निकाली है उसका नाम आपको बताना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड यूनाइटेड नेशन यूएनईपी यानी कि ऑक्सफैम या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो अगर हम ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस की बात करें तो ये ऑक्सफैम ने निकाली है, जबकि एक्शन ऑन एयर क्वालिटी की बात करें तो ये यूएनईपी ने निकाली है। जनरली आप इसको देख भी सकते हैं, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, ये भी है। तो बेसिकली ऑक्सफैम एक एडवोकेसी ग्रुप है जो कि ये सारी इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में है उसके प्रति जो है रिपोर्ट्स निकालता रहता है उस सब्जेक्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के जो निर्माण होता है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें कौन सा ग्लास लगता है, और साथ में जो फ्लास्क होते हैं यानी कि उसमें कौन सा कांच आपको लगता है। तो फ्लिंट ग्लास, क्रूक ग्लास, क्राउन ग्लास या फिर लाइम ग्लास आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें आपका फ्लिंट ग्लास का प्रयोग होता है, और अगर फ्लास्क की बात करें तो लाइम ग्लास का प्रयोग होता है। फ्लास्क जैसे आप देखते हैं ना इस तरीके की आकृति में आप फूल रखते हैं उसमें, उसको फ्लास्क बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको पूछा हुआ है। तो नायलॉन जो है पैराशूट के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, पॉलिएस्टर जो है सोफा के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, कार्बन के जो रेशे होते हैं वो स्पोर्ट बाईसाइकिल जिसमें जो साइकिल बनाते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ जाती है, टूटती नहीं है, हालांकि मेरा बहुत मन है उसको लेने का, लेकिन वो एक तो बहुत महंगी है और दूसरे मेरे किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि रेयन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, उसको एक हम कृत्रिम रेशा बोलते हैं। इनकरेक्ट आपको बताना है, तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सा इनमें से एक एंटीबायोटिक ड्रग नहीं है, यानी कि प्रमुख प्रतिजैविक औषधि नहीं है इसमें से। ठीक है, एमोक्साइलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड एंड आइबुप्रोफेन। बताइए इसमें से। तो आइबुप्रोफेन जो है एंटीबायोटिक नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पूछा एक तरफ अयस्क आपको बता रखे हैं यानी कि अलॉयज आपको बता रखे हैं, दूसरा उन अलॉयज में क्या यूज होता है वो आपको बताना है। तो बेल मेटल यानी कि जिससे घंटी बनती है उसमें कॉपर और टिन है। रोल्ड मेटल में आपको तांबा और निकल मिलेगा। उसके डच मेटल में आपको कॉपर और जिंक मिलेगा। और सोल्डर यानी कि टांके में आपको मिलेगा टिन और लेड। आपको एक गलत विकल्प चुनना है, आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। तो गलत की अगर हम बात करें तो रोल्ड गोल्ड में आपको निकल की जगह एल्यूमिनियम मिलेगा, निकल नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे केमिकल्स के बारे में पूछ रहा है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जिप्सम को हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, लिथार्ज को हम लेड सल्फाइड बोलते हैं, गैलीना को हम लेड ऑक्साइड बोलते हैं, और वॉशिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और इसमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। बताइए इसमें से कौन सा ठीक है। तो अगर हम देखें तो कोई भी ठीक नहीं है इसमें से। क्यों? जिप्सम को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, और लेथार्ज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लेड ऑक्साइड बोलते हैं। उसके गलीना को हम क्या बोलते हैं? लेड सल्फाइड बोलते हैं। देखिए दो चीज अलग अलग है, सल्फेट और सल्फाइड दोनों चीज अलग अलग होती है। और उसके बाद वॉशिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बोलते, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी सही नहीं है इसमें से। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो वायुयान का जो ढांचा होता है, उसके निर्माण के लिए कौन सा अलॉय यानी कि
मिश्र धातु यूज होती है, और दूसरा आपको पूछ रहा है कि जो हीटिंग कॉइल्स है यानी कि गर्म करने वाली जो कॉइल्स होती है उसके लिए कौन सा होता है, ड्यूराल्यूमिन, टंगस्टन, जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, बताइए इसमें से कौन सा है। तो अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर के लिए ड्यूराल्यूमिन यूज होता है क्योंकि एक तो बहुत हल्का होता है, दूसरा बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और जो हीटिंग कॉइल्स है उसके लिए जर्मन सिल्वर यूज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है जो सबसे कम इसमें पीएच वैल्यू है वो किसकी है, अमोनिया की, संयुक्त युक्त जल यानी कि साबुन युक्त जल यानी कि सोपी वाटर की, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की यानी कि सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसमें से सबसे कम किसकी है पीएच वैल्यू, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। पीएच वैल्यू का लो होने का मतलब है सबसे ज्यादा एसिडिक आपको बताना है, सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें से कौन है। तो अगर हम देखें तो अमोनिया का जो है पीएच वैल्यू सबसे कम आपको मिलता है। बेसिकली जो एक पीएच स्केल होता है उसमें 7 जो है न्यूट्रल माना जाता है, उसके बाद जितना ऊपर जाएंगे 14 तक वो आपको बेसिक मिलेगा, जितना नीचे आएंगे उतना ही ज्यादा आपको एसिडिक मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि पीएच वैल्यू का जो पीएच स्केल का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनश्रिंकेबल वूल यानी कि ना सुकड़ने वाले ऊन का निर्माण में आपको कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है, कौन सा लवण, और दूसरा इंडस्ट्रियल क्लीनिंग यानी कि अगर औद्योगिक सफाई की बात करें तो उसमें कौन सा एजेंट यूज होता है, कौन सा सॉल्ट यूज होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताइए इसमें से कौन सा होता है। तो अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो आपको अनश्रिंकेबल वूल में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट की तरह आप यूज कर सकते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो वेस्ट वाटर यानी कि जो गंदा पानी है, फायर रिटार्डेंट यानी कि अग्निरोधक, और साथ में एंटा एसिड यानी कि जो आपके प्रति अम्ल के रूप में जैसे एसिडिटी हो जाती है तो एंटा एसिड के रूप में कौन सा इसमें से बेस यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपको बताना है कौन सा इसमें से। तो अगर हम देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज होता है तीनों में, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है, और बेसिकली ये सोना वगैरह जब आप साफ कराने जाते हैं ज्वेलर्स के पास तो वो एक्वारेजिया के सॉल्यूशन से ही आपका सोना साफ करते हैं। तो उसका कलर आपको बताना है, वो पीला और हरा होता है, ग्रीन येलो, या पीला लाल रेड येलो, पीला नारंगी ऑरेंज येलो, और साथ में पीला नीला यानी कि येलो ब्लू, कौन सा होता है। तो अगर हम देखें तो येलो ऑरेंज होता है इसका कलर, और इसमें जो दो कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, निट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1:1:3 के अनुपात में ये होते हैं, येलो ऑरेंज का कलर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, एक तो स्रोत यानी कि कौन सी जगह से हमने कौन सा फीचर लिया है, इसके बारे में आपको गलत चुनना है। तो भारत की जो शासन अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935 का, वहां से हमने गवर्नर का यानी कि राज्यपाल का ऑफिस लिया था। ब्रिटेन के संविधान से हमने पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय शासन प्रणाली ली थी। अमेरिका से हमने जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्वतंत्र न्यायपालिका ली थी। कनाडा के संविधान से हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि सशक्त केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था को अपनाया था। तो इसमें से गलत कौन सा है, तो ये सारे ही ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है सिंधी लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, और साथ में उड़िया को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 21, 96, 97, 22 आपको पहचानना है। तो अगर हम बात करें तो इसमें से 21वें से आपको जोड़ा गया था सिंधी को, और 96 से जोड़ा गया था उड़िया को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कौन से दो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको सेम सीट्स मिलेंगी यानी कि इक्वल नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी। पहचानना है, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार, कर्नाटका। तो अगर हम देखें तो बिहार और कर्नाटका दोनों में आपको 75-75 सीट्स मिलेंगी। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है हमारे यहाँ पे, जो बाई कैमरल सिस्टम है, द्वि संसद का जो सिस्टम है, दो संसद के दो भाग होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और साथ में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो इसको बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। तो ये कितने राज्यों के पास है टोटल, आंध्र प्रदेश के पास है, तेलंगाना के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, बिहार के पास है, महाराष्ट्र के पास है और कर्नाटका के पास है। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के पास भी हुआ करती थी, लेकिन उसको तोड़ दिया है जब हमने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 169 169 में दिया गया है, जो पार्लियामेंट के पास ये पावर है जो इसको बनाया बिगाड़ा जा सकता है, मतलब इसको या तो बनाया भी जा सकता है और इसको अबॉलिश भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो इनिशिएशन होता है वो क्या करती है, राज्य की जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करके भेजती है एक बिल को पार्लियामेंट्री कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो ओथ अफर्मेशन गवर्नर लेता है, राज्यपाल द्वारा ली गई जाने वाली जो शपथ ग्रहण होती है और राज्यपाल की जो स्पेशल एड्रेस होती है, विशेष संबोधन, उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको पहचानना है, 158, 159, 176, 174। तो अगर हम देखें तो 159 जो है
ओथ एंड अफर्मेशन से और 176 जो है विशेष संबोधन से रिलेट करता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की जो पावर है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, जो सर्वोच्च न्यायालय से कंसल्ट करने की पावर है वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि जो महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उनके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया है? और जो महान्यायवादी है या राज्य के महाधिवक्ता है, महान्यायवादी तो अटॉर्नी जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य के लिए जो महाधिवक्ता है उनके बारे में आपको कौन से अनुच्छेद में मिलेगा? तो अगर हम देखें तो इसमें से सी वाला इसका आंसर हो जाएगा 143, 148, 165। देखिए इसके बारे में जान लीजिए। आर्टिकल 143 में जो है दो चीजों के लिए प्रेसिडेंट जो है सलाह ले सकते हैं। पहले या तो अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो और पब्लिक इंटरेस्ट उसमें हो तो उसके लिए लिया जा सकता है। अब इस वाले में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती है कि हमें नहीं देना है, मतलब हम इसमें नहीं देना चाहते कोई भी ओपिनियन। और दूसरा जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले बहुत सारी संधियां हुई हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, तो डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अस्तित्व में आने से पहले जितने इश्यूज हैं, अगर उसके बारे में कोई सलाह लेनी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही पड़ेगी। बट इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो अमेंडमेंट एक्ट है किससे रिलेटेड? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जिससे बनाई गई थी वो अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन आया कब था? जो ऑल इंडिया जो विधिक जुडिशियल सर्विसेज है यानी कि अखिल भारतीय विधिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को कौन से संवैधानिक संशोधन से लाया गया था? 42, 43, 44, 45। तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन से लाया गया था 1976 में। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे कावेरी डिस्प्यूट के बारे में पूछा हुआ है कि कावेरी डिस्प्यूट में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेट इसमें नहीं आती है। तो ये भी आपको बताना चाहिए कि कौन सी स्टेट कौन सी है, तभी आप बताएंगे कौन सी नहीं आ पाती है, कौन सी नहीं आती है। दूसरी तरफ कब इसको स्टैब्लिश किया गया था ये आपको बताना है। तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी कौन सी नहीं आती है? तो अगर हम देखें तो ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसमें से ये पुडुचेरी तो नहीं आती है, लेकिन साथ में अगर हम देखें तो इसको 1991 में नहीं 1990 में स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। बेसिकली इसमें तीन स्टेट आते हैं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, और साथ में अगर हम देखें 1990 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब इसका फाइनल ऑर्डर आया इतने सालों बाद, 2007 में इसका कम से कम 17 साल बाद ऑर्डर आया था। तो इसी एडहॉकिज्म को खत्म करने के लिए वाटर डिस्प्यूट्स में हमने एक परमानेंट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को भी स्टैब्लिश किया है रिसेंटली। नेक्स्ट आपसे इनकरेक्ट पूछा है कि जो सापेक्षता यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन का नियम आपको माइकल फैराडे ने दिया था। क्वांटम की थ्योरी आपको मैक्स प्लैंक ने, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट आपको मैक्सवेल ने दी थी। इसमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। तो ये सारे करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रेज यानी कि कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाने के लिए, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कौन सी रेज का इफेक्ट किया जाता है यूज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अल्ट्रावायलेट यानी कि पैराबैंगनी, और अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड, और गामा रेज किसका किया जाता है? तो अगर हम देखें तो अल्ट्रावायलेट का किया जाता है करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। एक तरफ आपको बता रखा है कि कुछ एक किरणें हैं, दूसरी तरफ उसको किसने खोजा था? तो एक्सरेज को न्यूटन ने, विजिबल रेडिएशन को यानी कि दृश्य विकिरण को मार्कोनी ने, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि अवरक्त विकिरण को विलियम हर्शल ने, और लॉन्ग रेडियो वेव्स यानी कि दीर्घ रेडियो तरंगों को WC रॉन्गटन ने खोजा था। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें तो इसमें सी वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक्सरेज को किसने खोजा था? WC रॉन्गटन ने, विजिबल रेडिएशन को न्यूटन ने, और अगर हम लॉन्ग रेडियो वेव्स की बात करें तो मार्कोनी ने इसको खोजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि स्पेसिफिक हीट अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट है यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कितने सबसे ज्यादा किसकी है? ब्रास की, आयरन की, कार्बन की, या फिर सैंड की? तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सैंड की। देखिए स्पेसिफिक हीट होती क्या है? किसी भी सब्सटेंस को अगर 1 ग्राम सब्सटेंस आप ले लें, उसका टेम्परेचर बढ़ाने से यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है तो टोटल कितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी? इसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डेसिबल में नापी जाती है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी है? आपको रसलिंग ऑफ द ट्री लीव्स यानी कि पत्तों के पत्ते जो शोर करते हैं उसकी, सायरन की, या जेट विमान की, या फिर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की? तो सबसे ज्यादा इसमें से ऑब्वियसली जेट विमान की होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प चुन रहा है। आपसे पूछ रहा है कि जो विद्युत चुंबक है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक फैन यानी कि पंखा आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक में यानी
कि मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, टरबाइन आपको मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक को इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत में कन्वर्ट करती है, और विंड मिल जो है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। आपको इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट वाला सिर्फ ए वाला हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में करती है, बाकी सब ठीक दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे करेक्ट पूछा हुआ है, तो एक तरफ आपको नाम मतलब टर्म्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो किसकी स्टडीज है वो आपको बतानी है। तो पैरासिटोलॉजी फूलों की स्टडी है, फ्लावर्स की, एंटोमोलॉजी जो है इंसेक्ट्स की यानी कि कीड़ों की है या कीटों की है, उसके बाद पेलियोबायोलॉजी जो है पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि परजीवी जीवों की है, एंथोलॉजी जो आपकी स्टडी ऑफ फॉसिल यानी कि जीवाश्म का अध्ययन है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो इसमें से बी वाला करेक्ट है, क्योंकि पैरासाइटोलॉजी जो है आपको ये जो स्टडी ऑफ फ्लावर है इसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। साथ में अगर हम स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी, और फॉसिल को हम बोलते हैं पेलियोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। केमिकल एक तरफ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका मेडिकल यूज दे रखा है। तो आयोडीन 131 ब्लड कैंसर के लिए, आर्सेनिक 74 थायराइड की बीमारी जो होती है उसको ठीक करने के लिए, सोडियम 24 ब्लड के यानी कि रक्त के व्यक्तिक्रम के लिए, डिसऑर्डर के लिए, और फास्फोरस 32 जो है ट्यूमर के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको यूज किया जाता है। तो बताइए कौन सा इसमें से ठीक है, तो सी वाला इसमें से ठीक है, क्योंकि आयोडीन जो है वो थायराइड के लिए यूज होता है, आर्सेनिक जो है वो ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन के लिए, और फास्फोरस जो है ब्लड के लिए यूज होता है। इस तरीके से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे गलत विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है, माफ कीजिएगा, करेक्ट है। तो आपको एक तरफ सिद्धांत दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जो फाउंडर है वो आपको बता रखे हैं। फर्मेंटेशन यानी कि कीवर्ड का सिद्धांत आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन जो है एडवर्ड जेनर ने, स्मॉल पॉक्स का जो टीका है वैक्सीन है लुइस पास्चर ने, और ऑक्सिन प्लांट हार्मोन को किसने खोजा था, डार्विन ने। आपको करेक्ट बताना है कौन सा है, तो इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी अगर हम स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की बात करें तो ये एडवर्ड जेनिंग्स ने खोजी थी, पेनिसिलिन की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, और फर्मेंटेशन की बात करें तो लुइस पास्चर ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो बॉडी का पार्ट है आपको बताना है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी से जांचा जाता है। तो आंख जांची जाती है, दिल, हार्ट, ईयर, मसल की क्या इससे जांच होती है, तो इलेक्ट्रोमाइकोग्राफी से बेसिकली मसल्स की जांच होती है, मांसपेशियों की जांच होती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एसिड रेन होती है यानी कि अम्ल वर्षा होती है, पौधों की उत्पादकता की कमी यानी कि प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज होती है, और आंखों में जो जलन होती है, लंग्स में जो इफेक्ट होता है वो किस प्रदूषक तत्व की वजह से होता है, कौन सा पॉल्यूटेंट होता है, इसकी वजह से होता है। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं यौगिक, उनकी वजह से, कार्बन के यौगिक, सल्फर के कंपाउंड्स या पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड होते हैं, निलंबित कण, आपको बताना है कौन सा है, तो ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे इसमें से पूछा हुआ है कि आपको डिसीज बताने हैं, और एक डिसीज का नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं, और इसमें आपको गलत बताना है। तो जो थनोला होता है यानी कि मैस्टिफिस होता है वो बैक्टीरिया से होता है, गिलरॉड जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है, एंथ्रैक्स यानी कि गिल्टी रोग बैक्टीरिया से, और ब्लैक क्वार्टर जो होता है आपको बैक्टीरिया से होता है। तो बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो अगर हम बी वाला देखें, इनकरेक्ट है, गिलरॉड जो है फंगस से होता है, ठीक है, ना कि बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको गलत चुनना है किसकी वजह से, फ्रूट्स के अंदर क्लासिफिकेशन जो है उसमें आपको गलत चुनना है। तो अष्टीफल यानी कि ड्रूप टाइप, आलमंड है यानी कि बादाम है, उसके बाद हेस्पेरिडियम जो है वो संतरा है, ऑरेंज है, सोरोसिस टाइप का जो है कटल है, और बालुस्ता टाइप का जो है पोमेग्रेनेट यानी कि अनार है। एक अनार 100 बीमार, वही वाली बात है। तो ये सभी इनकरेक्ट, इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो बिहार का राज्य है वो एक प्रोविंस की तरह, प्रांत की तरह कब इसने काम करना चालू किया था, और साथ में जो बंगाल है उसको अलग किया गया था, बिहार को और बंगाल को, वो कौन से ईयर में किया गया था, आपको बताना है। 1913, 12, 11, 10 कौन से में किया गया था। तो ये अलग से काम करना इसने 1912 में चालू किया था, और इसको अलग किया गया था बंगाल से 1911 में, ठीक है। तो ये उसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, साक्षरता दर के ऊपर क्वेश्चन है। जो टोटल लिटरेसी रेट है बिहार की साक्षरता दर वो आपको बतानी है, और जो जिला जिसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है 2011 के सेंसस के हिसाब से, वो आपको बताना है। तो कौन सा है, तो ये हम पहले भी बहुत सारी वीडियोज में बात कर चुके हैं। ये रोहतास है, पूर्णिया में सबसे आपको कम मिलेगी, रोहतास में सबसे ज्यादा मिलेगी, और ये है कितनी 61.80 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, आपको सेंसस यानी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से जो सबसे कम पॉपुलेट, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो बताना है, और जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है वो आपको बताना है। शेखपुरा, कैमूर, गोपालगंज और भागलपुर में से चुन के। तो अगर हम देखें तो शेखपुरा सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड, और कैमूर जो है सबसे ज्यादा, सबसे कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है, आपको बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, जो चित्रसेन और उनकी जो रानी थी उन पे जो आधारित नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, वो आपको बताना है, और कौन सा नृत्य होली में एक सामूहिक रूप से किया जाता है वो आपको बताना है। तो पनवाड़िया, जोगीड़ा, झिझिया
और करैया झूमर, आपको बताना है, इसमें से पहचानना है। तो ये जो झिझिया डांस है वो चित्रसेन और उनकी जो रानी थी उसके उनके प्रेम पे आधारित है, और जोगीड़ा डांस जो है होली पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा बिहार का एक सागा सॉन्ग है वो आपको बताना है, और कौन सा जो बिहार का माफ कीजिएगा कौन सा नहीं है आपको बताना है, डज नॉट आपको बताना है कि बिहार का जो सागा सॉन्ग है उसमें कौन सा नहीं आता है। और साथ में जो एक राइट यानी कि अगर हम बात करें तो संस्कारों का जो गीत है उसमें कौन सा नहीं आता है। जब कोई संस्कार करते हैं तो कुछ गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, तो उनमें से कौन सा नहीं आता है। तो बिजमल नहीं आता है, राइट सॉन्ग बिजमल नहीं है, और बढ़ावा जो है वो आपका एक सागा सॉन्ग नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि बजट के ऊपर क्वेश्चन है। अगर हम बिहार के बजट की बात करें 21-22 की, तो उसमें जो रेवेन्यू सरप्लस है यानी कि राजस्व है अनुमानित अधिशेष में 2021-22 में, वो जीएसडीपी यानी कि जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसका कितना है, और जो राजकोषीय घाटा है फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, अनुमानित कितने प्रतिशत है 21-22 में अगर हम बताएं। तो अगर हम देखें तो टोटल रेवेन्यू सरप्लस आपको 1.21% मिलेगा, और जो अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें 2.97% अनुमानित है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है जो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है बिहार का 21-22 पे वर्तमान मूल्य पे अगर हम बात करें तो वो कितने करोड़ रुपए है बिहार बजट में 21-22 के हिसाब से बताना है आपको। तो इसमें से अगर हम बात करें तो ई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 7,57,026 करोड़ रुपया है, और ये इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो बिहार का जो बजट है 21-22 में, उसमें आपको बताना है कि जो कितना इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है टोटल व्यय यानी कि कुल व्यय की अगर हम बात करें तो 21-22 में 19-20 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है। तो 24, 23, 22, 21 23% से 21 इंक्रीज हुआ है कुल व्यय, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार की एक योजना है 7 निश्चय योजना, इसका जो दूसरा फेज है वो चल रहा है। इसमें बेसिकली जो महिला या जो बालिकाएं होती हैं उनकी एजुकेशन पे काम किया जाता है, और उनको जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। जब वो कंप्लीट कर लेती है तो कितनी धनराशि दी जाती है, 25,000, 30,000, 50,000, कितनी दी जाती है। तो सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट करने पे 25,000 दी जाती है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे 50,000 दी जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार बजट से ही अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी की दर है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से बिहार में जुलाई 2018 से जून 2019 तक वो कितनी रही है, सारों को अगर हम मिला लें तो टोटल आपसे पूछ रहा है, तो ये 10.2 रही है, 10.2 रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे आपको पूछ रहा है यानी कि स्थिर मूल्यों पे जो पर कैपिटा जीएसडीपी है यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 19-20 में, वो कितने रुपए है आपको पूछ रहा है, रुपए बताना है आपको, और ये कितना इंक्रीज हुआ है अगर हम लास्ट 18-19 से बात करें तो अगर हम देखें तो जो टोटल 34,413 रुपए ये पर कैपिटा जीएसडीपी है कांस्टेंट प्राइस पे, और अगर हम इंक्रीज देखें पिछले साल से तो 8.8 यानी कि 8.8% का हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य में अगर हम राज्य का एक टैक्स होता है तो राज्य के जो टैक्स हैं उसमें जीएसटी के आने के बाद रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है यानी कि उनको कम हुआ है। क्यों? क्योंकि ये डेस्टिनेशन जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो मान लीजिए अगर तमिलनाडु में कुछ बन रहा है और हरियाणा में जाके ये बिक रहा है तो हरियाणा वालों को टैक्स मिलेगा, तमिलनाडु वालों को नहीं मिलेगा। तो इसके खिलाफ जो है राज्यों ने काफी ज्यादा विरोध किया था, तो जीएसटी कंपनसेशन ऑफ स्टेट एक्ट 2017 निकाला गया था। उसमें बताया गया था कि हम आपको एनुअली आपको कंपनसेट करेंगे। तो ये बात हुई थी कि आज मान लो 100 रुपए देंगे तो अगले साल भी ये थोड़ी है कि हम 100 रुपए कमाएंगे। तो ये जो इंक्रीज था वो कितने परसेंट का एनुअल ग्रोथ जो है बताया गया था, आपको ये पहचानना है, 14, 13, 12, 11। तो अगर हम देखें तो ये 14 का जो है इंक्रीज बताया गया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अगर हम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण देखें, ठीक है, माफ कीजिएगा एक क्वेश्चन रह गया इसमें, ये आपसे पूछ रहा है कि जो पर कैपिटा बिहार के इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से पर कैपिटा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है करंट प्राइस पे यानी कि जो वर्तमान मूल्य है उस पे प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है वो कितना है पर कैपिटा में, और जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना है। तो अगर हम देखें तो ये 50,735 रुपए आपको पर कैपिटा जीएसडीपी मिलेगी करंट प्राइसेस पे, और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 5,62,710 करोड़ का मिलेगा। ये सारे फिगर्स आपको याद हो जाने चाहिए, बिल्कुल आपको देखते ही पहचान लेना है। देखिए जीडीपी जीएसडीपी मतलब पूरे जीडीपी माने पूरे देश की और जीएसडीपी राज्य की, तो हम जीडीपी मान के चलते हैं। जीडीपी और एनडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फर्क यही होता है कि जब हम जीडीपी में तो डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे तो आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है यानी कि अगर हम
सकल फसली क्षेत्र की बात करें तो वो 20-21 में कितना रहा है 18-19 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, ठीक है। तो 74 लाख हेक्टेयर, और उसमें फिर आपको ये सारे ये जो पॉइंट तक है वो आपको याद करने पड़ेंगे, ये आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो 74.0 से 74.606 लाख हेक्टेयर ये रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो डिपेंडेंसी रेशो है यानी कि निर्भरता का अनुपात है बिहार में, खासकर जो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो वो कितना है, और ऑल इंडिया में अगर हम देखें तो वो कितना है एवरेज, अगर हम देखें इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बिहार के आपको बताना है। तो बिहार में जो डिपेंडेंसी रेशो है 61.1 है, और ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो 49.5 है। डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है, देखिए 15 से 65 साल तक की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, तो 0 से 14 साल तक के बच्चे जो बच्चे होते हैं और 65 से ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं वो, तो ये जो लोग होते हैं ये लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होते हैं। तो ये किस पे डिपेंड होते हैं, इस पे। तो जो टोटल डिपेंडेंस रेशो आता है वो यही आता है कि कितने लोग जो है टोटल, कितने ये बुजुर्ग और बच्चे और जो उत्पाद नहीं कर रहे हैं वो टोटल कितने लोगों पे निर्भर करते हैं, वो आपका डिपेंडेंसी रेशो देता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर स्कीम है उसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है और कौन सा जिला उसमें से इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको पहचानना है। 5, 7 गया, मुजफ्फरनगर, नवादा, सीवर। तो इसमें बेसिकली इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, यानी कि औद्योगिक क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। जो माइग्रेंट पॉपुलेशन वापस आई है, रिवर्स माइग्रेशन का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट हमने देखने को मिला है, फिनोमिना, तो उसमें जो वापस लोग आए हैं उनको रोजगार देने के लिए क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। तो अगर हम देखें तो इसमें टोटल 5 जो है जिले आए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि 5 जिले तो आए हैं लेकिन कौन कौन से हैं, गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, श्योर और सीतामढ़ी, ये सारे ही हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, और साथ में कौन सा जिला बिहार से बॉर्डर शेयर नहीं करता वो बताना है। 7, 8, सारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज। तो अगर हम देखें तो 7 जो है वो जिले हैं जो है शेयर करते हैं, और सारण जो है वो नहीं करता है। कौन कौन सा करता है, ईस्टर्न चंपारण, वेस्टर्न चंपारण, मधुबनी, भोपाल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि 2021-22 की अगर हम बात करें तो अनुमानित कितना है मेजर, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एस्टिमेशन प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादन जो सबसे ज्यादा होगा वो एस्टिमेटेड सबसे ज्यादा किसका है, मेज यानी कि मक्के का, गेहूं यानी कि वीट का, कबूतर मटर यानी कि पिजन पी का, और चावल यानी कि राइस का। तो सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में राइस का ही है, एस्टिमेटेड भी और एक्चुअल भी यही आएगा, बाद में भी देखेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो तिलहन होती है, बेसिकली जो ऑयल सीड्स होती है, उसमें सबसे कम प्रोडक्शन किसका एस्टिमेट किया हुआ है, पीनट यानी मूंगफली, मस्टर्ड एंड रेपसीड यानी कि सरसों, और रेपसीड का गन्ने का या सोयाबीन का। तो अगर हम देखें तो गन्ना तो हो ही नहीं सकता, वो ऑयल सीड है ही नहीं, तो इसमें सबसे कम किसका किया हुआ है, तो इसमें मस्टर्ड एंड रेपसीड का किया हुआ है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। इसका सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा ढूंढ के बताइए। लार्जेस्ट यानी कि हाईएस्ट जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है वो कौन से ऑयल सीड का, तिलहन का होगा, वो आपको मुझे खोज के बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर हम MID 2021 की रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन यानी कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं कि जो MID की रिपोर्ट 2021 की देखें तो यूनाइटेड नेशन ने इंडिया की ग्रोथ एस्टिमेट को बढ़ा दिया है 0.2% से, तो वो कितना हो गया है, तो अगर हम देखें तो वो 7.5 हो गया है। लेकिन अगर हम 2022 की रिपोर्ट देखें तो जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 6.5% का है। ये लेटेस्ट आपको याद रहना चाहिए, रिपोर्ट का जो ईयर है वो जरूर देख लीजिएगा, कौन सा रिपोर्ट का ईयर आपको वहां पे पूछ रहा है। अगला देख लेते हैं, जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यानी कि माइग्रेंट्स का और डेवलपमेंट का जो ब्रीफ रिपोर्ट है, उस कंट्री के हिसाब से उस रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी देश को सबसे ज्यादा प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त होता है, वो आपको बताना है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या स्वीडन। तो अगर हम देखें इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे भारत को ही सबसे ज्यादा जो है वो प्राप्त होता है रेमिटेंस, ठीक है। तो भारत की जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है बाहर। तो ये नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में अगर हम देखें, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जी को कौन सा पद प्राप्त हो रखा है, कौन सा स्थान है, वो आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो 13वां और 14वां है, अगर रिचेस्ट 2021 की लिस्ट देखें, और अगर 2021 की फोर्ब्स लिस्ट देखेंगे तो जो मुकेश अंबानी है वो 10वें नंबर पे आते हैं, और गौतम अडानी और उनकी जो फैमिली है वो 24वें नंबर पे आते हैं। ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है, जो चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें भारत की कौन सी रैंक है, ये पूछ रहा है, और कौन सी कंट्री जो टॉप 4 कंट्रीज है उनमें से नहीं आती है चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, वो आपको बताना है। 39वीं, 38वीं या फिर स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ये सब। तो अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक, इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की रैंक जो है 49वीं है, 49th है, और जो टॉप 4 कंट्री है उसमें पहले नंबर पे फिनलैंड आता है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड आता है, तीसरे पे जो है आपको सिंगापुर आता है, चौथे पे आपको नेदरलैंड्स आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक तीसरा जो इसका संस्करण है आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021 का, वो अभी हुआ है, तो वो आपको बताना है कि कहाँ हुआ है पहला तो, और दूसरा कौन सी 2 कंट्रीज ने मिलकर उसको
ऑर्गेनाइज किया है। तो ये जो आपको बताना था कि कौन सी दो कंट्रीज ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक को 9 मई को जो हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उसको ऑर्गेनाइज किया, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, या आयरलैंड। तो अगर हम देखें ये बी हो जाएगा इसका आंसर, आइसलैंड और जापान ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको इनकरेक्ट आप बताना है यानी कि गलत विकल्प चुनना है। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है, पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ने, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ने, और जो आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का 2021 में अप्रैल वाला जो टाइटल मिला है और बाबर आजम को मिला है जो कि बांग्लादेश से आते हैं। इनकरेक्ट आपको बताना है। तो अगर इसका देखें डी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि बाबर आजम जो है वो ये बांग्लादेश के प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है इनकरेक्ट आपको बताना है। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको वो कौन से पद पे हैं। तो के विजय राघवन जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर यानी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, संजीव कुमार जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, सुभाष कुमार जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी हैं, सीईओ है किसके, यूआईडीआई के जो आधार वाली संस्था है, और आतिश चंद्र जो है वो चेयरमैन है भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। आपको इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनका नाम सुभाष कुमार नहीं है, इनका नाम सुभाष गर्ग है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, रिसेंटली उनके जो डीजी हैं वो बदले हैं, उनके नए अपॉइंटमेंट हुआ, उसका नाम आपको बताना है। डीजी का नाम आपको महानिदेशक का नाम बताना, और दूसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो नए चेयरमैन, अध्यक्ष और महानिदेशक बने हैं, उस प्रबंधक निदेशक बने हैं, उनका नाम आपको बताना है। सौरभ गर्ग, मुखमीत एस भाटिया और तरुण बजाज, इनमें से आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो एम्प्लॉय स्टेट के बने हैं वो कौन बने हैं, मुखमीत एस भाटिया जी बने हैं, और ओएनजीसी के जो बने हैं वो आपको सुभाष कुमार जी मिलेंगे, ठीक है, ये सुभाष कुमार जी मिलेंगे। इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है 51वां दिया गया है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो किसको दिया गया है, और साथ में कलिंग रत्न सम्मान जो है वो किसको दिया गया है वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो ये रजनीकांत जी को दिया गया है, और विश्वबंधु हरिचंद्र ये बेसिकली राज्यपाल आंध्र प्रदेश के, उनको ये दिया गया है। एजुकेशन के क्षेत्र में कलिंग रत्न सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 93वें अकेडमी अवार्ड्स हुए थे, ये फिल्मों के क्षेत्र में होता है, उसमें बेस्ट फिल्म किसको उसको पुरस्कार मिला है बेस्ट फिल्म का, और जो बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में किनका जो नाम है उसको, कौन से जो एक्टर है उनको बेस्ट एक्टर मिला है। तो नोमैडलैंड ये नाम है पिक्चर का, और एंथनी हॉपकिंस इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, इसमें ऑथर और बुक्स यानी कि पुस्तक का नाम और ऑथर, आपको करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प चुनना। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस ये है जीत थायल की, नेम ऑफ द वुमेन अमिताभ घोष की, सुपारी पलाना जो है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की, और द लिविंग माउंटेन समीर सोनी की है। तो कौन सा इसमें से ठीक है, सी वाला ठीक है, क्योंकि माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस ये किसने लिखी है, समीर सोनी ने। नेम ऑफ द वुमेन की बात करें तो जीत थायल ने, और द लिविंग माउंटेन जो लिखी अमिताभ घोष ने ये किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकरेक्ट आपको बता रखा है, एक तरफ आपको स्टेट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसमें मिलने वाले टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश में कवल मिलेगा, तेलंगाना में अमराबाद, महाराष्ट्र में नागजीरा, और झारखंड में आपको पलावाऊ मिलेगा। कौन सा गलत है इसमें से, तो पहला वाला गलत है, क्योंकि कवल आपको कहाँ मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑड वन आउट चुनना है, लोकेशन के बेसिस पे ही आपको चुनना है। मयूरभंज, महानदी, संबलपुर और सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, आपको ऑड वन विषम विकल्प चुनना था। तो अगर हम देखेंगे इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा झारखंड में, और ऊपर के 3 आपको कहां मिलेंगे, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इनकरेक्ट। जल्दापारा आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको हिमाचल में मिलेगा, बाइसन आपको असम में मिलेगा, और चंदौली नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना था। तो अगर हम देखें तो बाइसन वाला गलत है, क्योंकि वो असम में नहीं मिलेगा, वो कहां आपको मिलेगा, त्रिपुरा में मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आई होप ये पेन पेंसिल लेके आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे और अपना स्कोर नोट कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वही आपको पहचानना है कि उड़ीसा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य मिलेगा, गुजरात में नल सरोवर, गोवा में घटप्रभा, और कर्नाटका में नलबन मिलेगा। आपको इसमें से करेक्ट बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो अगर हम देखें तो बी वाला इसका करेक्ट है, क्योंकि जो सालिम अली है ये आपको गोवा में मिलेगा, घटप्रभा आपको कर्नाटका में मिलेगा, और नलबन आपको उड़ीसा में मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो पहली नोटिफाइड सिटी है, मतलब इनमें से दी हुई सिटीज में से कौन सी सबसे पहले नोटिफाई की गई थी कल्चरल हेरिटेज की साइट में, फतेहपुर सीकरी, जयपुर शहर, जंतर मंतर, या एलिफेंटा की गुफाएं। तो अगर हम देखें तो फतेहपुर सीकरी है इसका आंसर, क्योंकि इसको 1986 में जो है नोटिफाई किया गया था। जबकि जयपुर की बात करें तो सबसे लेटेस्ट है 2020 में, जंतर मंतर की बात करें तो 2010 में, और एलिफेंटा की गुफाओं की बात करें तो 1987 में। चलिए बताइए, एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे, इनकी लोकेशन आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। बहुत देर से मैंने आपको सवाल नहीं पूछा, बस बताया जा रहा
रहा हूँ, तो आपको जो बताएंगे कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑड वन आउट चुनना है लोकेशन के बेसिस पे। ब्यास संरक्षण रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, चंद्रताल, हरिके आर्द्रभूमि वेटलैंड और कंजली वेटलैंड। आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है। तो ये चंद्रताल वाला ऑड वन आउट है, क्यों? क्योंकि चंद्रा और भागा नदी आपको पता है, ठीक है, चिनाब रिवर है, वो सब आपको पता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में, बाकी ये 3 अगर हम देखेंगे तो ये आपको पंजाब में जो 5 नदियों की भूमि है वो वहां पे आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको देख रहा है, पूछ रहा है कि नेपाल की कौन सी एक नदी है जिसका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल हिमालयाज में नहीं है, यानी कि महाभारत रेंज में नहीं है। बागमती, कमाला, महानंदा, पुनपुन। तो इसका आंसर पुनपुन हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तरी जो छोटा नागपुर का पठार है, नॉर्थन छोटा नागपुर प्लेटो, उसमें इसका जो है ओरिजिन है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि अभी एक असैसिनेशन हो गया था जोवेनल मोइसी का, ठीक है, तो वो कौन से देश के राष्ट्रपति थे वो आपको बताना। और इंडियन आर्मी ने एक शूटिंग रेंज, फायरिंग रेंज बारामूला सेक्टर में उद्घाटन किया है, तो वो एक अभिनेत्री के नाम पे उसका नाम रख दिया है, जिसके बाद काफी बवाल भी हो गया था। तो वो कौन सी अभिनेत्री आपको बताना है। तो हेती, ग्वाटेमाला, विद्या बालन और सुष्मिता सेन। तो ये हेती के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, और विद्या बालन जो है उनके नाम पे ये बनाई गई है रेंज। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का जो पहला फास्टैग यानी कि यूपीआई बेस्ड जो पेमेंट पार्किंग फैसिलिटी है वो किसने लॉन्च की है। बेसिकली जैसे आप टोल से जाते हैं तो आपका कट जाता है, लेकिन अगर आप मतलब पैसे कट जाते हैं, और अगर आप पार्किंग में जाते हैं तो आपको चिल्लर देनी पड़ती है। तो अब क्या होगा कि पार्किंग में भी आपका फास्टैग से पेमेंट हो जाएगा। तो ये सबसे पहला किसने स्टार्ट किया है, तो ये दिल्ली मेट्रो ने किया है। दिल्ली सबसे आगे रहती है ऐसे कामों में, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक हम्बोल्ट पुरस्कार मिलता है इकोनॉमिक्स में, जो कि प्रोफेसर डी हैंसबर्ग देते हैं जर्मनी में, ठीक है, तो वो किसको मिला है आपको पहचानना है। अरविंद सुब्रमण्यम, अमर्त्य सेन, कौशिक बसु, जयति घोष। तो ये कौशिक बसु जी को मिला है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे पीसीएस में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो वुमेन एशिया कप है, बेसिकली फुटबॉल का कप है, वो भारत में कहाँ होगा, कौन सी सिटी में होगा। और साथ में जो अभी वीरभद्र सिंह थे हिमाचल के, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका निधन हो गया था, तो कितनी बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं आपको बताना है। नागपुर, मुंबई, 5, 7, 6। तो ये है मुंबई में होगा इसका सारे जो मैचेस होंगे एशिया कप के, और ये 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो डीजी हैं यानी कि महानिदेशक हैं ऑल इंडिया रेडियो के, उनका नाम आपको बताना है। इनकी नियुक्ति अभी हुई है। और रेजर पे ने एक मैंडेट एचक्यू निकाला है, वो कौन से बैंक कौन से कार्ड के साथ मिलकर निकाला है, ठीक है। तो एन वेणुधर रेड्डी मास्टर कार्ड, विजय मोहन जैन रुपे कार्ड। आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें एन वेणुधर रेड्डी जो है ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ये एक 1988 बैच के अफसर हैं, और मास्टर कार्ड के साथ मैंडेट एचक्यू निकाला है। बेसिकली मैंडेट क्या होता है, अगर कभी आपने आईपीओज में या किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट किया होगा, तो क्या होता है कि आपने किसी चीज के लिए अप्लाई किया और उसी चीज के लिए 100 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन वो है चीज 10 ही। तो आपका क्या होता है, आपके अकाउंट में एक पैसा जो है जो बैंक है वो रोक देता है कि हाँ जी 10,000 रुपए हमने रोक दिए हैं, ये मैंडेट है आपका। और जब अगर आपको अलॉट हो जाता है आईपीओ, तो ये 10,000 रुपए ऑटो डेबिट हो जाते हैं आपके अकाउंट से। तो मैंडेट की जितनी भी वो है मैनेजमेंट है, उसके लिए मैंडेट एचक्यू बनाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जापानीज स्टाइल का जेन गार्डन अभी इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया है, तो वो कहाँ किया है। और दूसरा, जो एशिया का जो सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक जो है अभी उसका उद्घाटन किया था, कौन से केंद्रीय मंत्री ने किया था। तो आपको बताना है जूनागढ़, वडोदरा, राजकोट, सूरत, जयशंकर जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, प्रकाश जावड़ेकर जी। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये अहमदाबाद में किया है जापानी स्टाइल जेन गार्डन, और जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उन्होंने इसको रेस ट्रैक को उसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो सेकंड हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है विश्व का, जो सबसे बड़ा जो जल विद्युत बांध का निर्माण है, वो किसने कराया, कौन से देश ने, और कौन सी नदी पे किया है। जापान जिंचा रिवर, चाइना जिंचा रिवर, जापान सिनाव रिवर, चाइना सिनाव रिवर। तो ये चीन ने ही किया है, जिंचा रिवर पे किया है। आप मुझे बताइए, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो कौन सा बांध आता है, ये आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो टास्क फोर्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसमें अभी रिसेंटली एक कंट्री को शामिल किया है ग्रे लिस्ट में, वो आपको बताना है। ग्रे की स्पेलिंग ये ई आएगा, तो कौन सा है वो आपको बताना है। और अनोमलीज ऑफ लॉ, अनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ये किताब है, अभी इसको रिलीज किसने किया है, कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको रिलीज किया है, वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो वैसे तो इसका आंसर ये हो जाएगा फिलीपींस और एनवी रमन्ना, लेकिन अभी अगर हम रिसेंटली बात करें, बिल्कुल तुरंत ताजा की बात करें, तो जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई है, उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये जो एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस है, ये किताब रिलीज तो एनवी रमन्ना ने की है, लेकिन इसके ऑथर भी आपको पता होना चाहिए, वो है जस्टिस एनवी रविंद्रन,
ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, ये 1989 में बनाया गया था। किसके द्वारा? G7 के द्वारा, ग्रुप 7 के द्वारा। और ये क्या क्या है? जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको ये रोकता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी कि जो आतंकवादियों के लिए जो फंडिंग होती है उसको ये रोकता है। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान भी इसी लिस्ट में है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पहला जो दुनिया का पहला फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट है, यानी कि शारीरिक रूप से असक्षम जो है, अक्षम जो अंतरिक्ष यात्री है, उसकी नियुक्ति हुई है, वो कौन सी स्पेस एजेंसी ने की है? स्पेस एक्स, नासा, इसरो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी? तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इनकी नियुक्ति करी है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि अपने ही रॉकेट में सबसे पहले 2021 में उड़ान भरने वाले कौन से जो है, आपको नाम बताना है, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पर्सनल रॉकेट से जो है स्पेस की यात्रा करी थी। हालांकि हमें भी करने मिलती तो अच्छा होता, पर चलिए कोई बात नहीं। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो इंडियन फेडरेशन है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन है, उसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, अध्यक्ष, उनका नाम आपको बताना है। तो इसमें से तो ये देखिए 2 रेस चल रही थी, एक तो जेफ बेजोस थे और साथ में थे दूसरे रिचर्ड ब्रांसन। ठीक है, जो वर्जिन गैलेक्टिका के ओनर हैं। और जेफ बेजोस किसके हैं? इनकी कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। तो जो जेफ बेजोस को इन्होंने पछाड़ दिया था, किसने? रिचर्ड ब्रांसन ने। रिचर्ड ब्रांसन इसका नाम है। अपने ही रॉकेट में पहली बार प्राइवेट रॉकेट में जाने वाले जो व्यक्ति बने हैं उनका नाम रिचर्ड ब्रांसन है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो इंडियन फेडरेशन के जो वो बने हैं वो कौन है? शंभुनाथ श्रीवास्तव। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है जॉइंट मिलिट्री ड्रिल हुई है किसके बीच में? तुर्की और अजरबैजान के बीच में। क्या नाम है? मुस्तफा कमाल अतातुर्क 2021। वो कहाँ हुई है, कौन सी जगह पे हुई है? और साथ में जो अजरबैजान की प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उनका नाम आपको मुझे बताना है। तो ये बाकू में हुई है। और इल्हम अलीयेव जो है इनके प्रेसिडेंट है। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। रिसेंटली आपको पूछ रहा है कि फुकुओका जो ग्रैंड प्रिक्स है, ग्रैंड प्राइज है 2021 में, वो किसने जीती है? और साथ में कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नाम की जो किताब है उसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो ये जो ग्रैंड प्राइज 2021 का ये किसने जीता? फाल्गुनी साईनाथ जी ने जीता है। और खेमलता वाकलू की ये किताब है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्ट प्रोग्राम बनाया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो वो किसके लिए? जो बेसिक मूलभूत एजुकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया। तो आपको पूछ रहा है सॉल्ट की फुल फॉर्म क्या है? प्रमोटिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए जब एस ही है तो पी आर और ये आर तो हो नहीं सकता, तो इसलिए एक ही बचा, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन मैथ्स के हैं। तो ये हमने जीएस पे हमने फोकस रखना है, तो जीएस वाले हमारे हो गए। होप आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो अपना जो स्कोर है वो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दिए हुए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।